जय हिंद दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हम भूगोल की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो आप लोग इस YouTube चैनल पर जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। अब हम शुरू करेंगे जियोग्राफी। उसमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं सिर्फ एक भाग को डिस्कस करूँगा जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और उसे ख़त्म करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि हम भूगोल पढ़ेंगे कैसे। दोस्तों, जियोग्राफी को हम 4 भागों में बेसिकली पढ़ेंगे। पहला रहेगा एस्ट्रोनॉमी। जिसे हम कहेंगे खगोल विज्ञान। दूसरा रहेगा जियोग्राफी। इसमें हम कवर करेंगे वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल यहीं पर डिस्कस किया जाएगा। इंडिया का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। तीसरा भाग हम पढ़ेंगे जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। और चौथा भाग हम पढ़ेंगे जियोलॉजी, चौथा भाग पढ़ेंगे हम टोपोग्राफी, जिसे कहेंगे स्थलाकृति। तो भूगोल को हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिसमें हम 4 भाग में भूगोल को बांटकर बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे जिसमें यूनिवर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। जियोग्राफी पढ़ेंगे जब हम पृथ्वी के ऊपरी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी कैसी है, ये सब चीज़ें जब पढ़ेंगे तो उसे जियोग्राफी कहेंगे। और जब उसमें घुसकर पढ़ेंगे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है सियाल, सीमा, निफे, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसे जियोलॉजी में काउंट करेंगे। और स्थलाकृति होती है जो ऊबड़ खाबड़ आकृति होती है, कभी हवा काट देगी, कभी पानी काट देगा, कभी ग्लेशियर काट देगा, तो वो कैसी आकृतियाँ बनाएंगी वो सब हम टोपोग्राफी में पढ़ेंगे। तो अब हम बिना देर किए इसे एस्ट्रोनॉमी को हम चालू करेंगे और इसे पूरा करने के बाद फिर हम एक एक पार्ट पर बढ़ते जाएंगे। तो आइए देखते हैं एस्ट्रोनॉमी। अब हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब इसे भी हम थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि एस्ट्रोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसे देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ेंगे स्टार के बारे में, उसके बाद तारे बनते कैसे हैं, स्टार मतलब तारा, फिर तारे बनते कैसे हैं, तारे ख़त्म या फिर मरते कैसे हैं, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा पे, उसके बाद हम आ जाएंगे नक्षत्र पे, तारामंडल पढ़ेंगे, तारामंडल। फिर हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम को, इसमें सूर्य को पढ़ेंगे, प्लैनेट को पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कुछ सिद्धांत, और जो कुछ भी बच जाएगा उसे अदर्स के सेक्शन में हम पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके और जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए आप उन सब क्वेश्चन को हल कर सकें। तो अब हम शुरुआत करते हैं तारा से।
एस्ट्रोनॉमी। देखिए मुझसे मात्रा और स्पेलिंग गलती हो सकती है, मैं हिंदी पढ़ाने नहीं आया हूँ, ना ही अंग्रेज़ी। तो यहाँ पर हम सिर्फ भूगोल पढ़ेंगे और भूगोल के कंसेप्ट पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या चीज़ है। ब्रह्मांड तो जो भी आकाशीय पिंड हमें दिखाई देते हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आएगा। कुछ भी जो आप देख सकते हैं आँख से, जो आकाशीय पिंड है वो सब ब्रह्मांड के भीतर आएगा। तो ब्रह्मांड को हम क्या कह सकते हैं? दिखाई देने वाले सभी आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है। अब इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो जाएगा तारा, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो जाएगी हमारी पृथ्वी, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो जाएगा सूर्य, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो जाएगा आकाशगंगा, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा तारामंडल। तो ये सब चीज़ें ब्रह्मांड में आएंगी। अब देखते हैं तारा, स्टार। तारा किसे कहते हैं? तारा जो हम आँख से देखते हैं वो तारा तो है, लेकिन उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए कि तारा होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे। तो तारा होने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि तारे की अपनी ऊष्मा होनी चाहिए, तारे की ऊष्मा होनी चाहिए और प्रकाश होना चाहिए, और आकार कैसा हो? आकार बड़ा हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे कि सूर्य की अपनी ऊष्मा है, सूर्य बहुत बड़ा पिंड है, तो उसे हम, और सूर्य अपना प्रकाश भी देता है, तो उसे हम तारे के अंतर्गत रखेंगे। पृथ्वी भी हमारी बहुत बड़ी है, चंद्रमा भी बहुत बड़ा है। तो क्या हम चंद्रमा और पृथ्वी को भी तारे की कैटेगरी में रखेंगे? तो आइए चेक करते हैं, क्या पृथ्वी की अपनी ऊष्मा है? नहीं है, पहला कंडीशन कट गया। पृथ्वी का अपना प्रकाश है? नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो दिखाई देता है, तब ये चमकेगी या जो कुछ भी होगा। चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब हमको चंद्रमा दिखता है। यानी ये दोनों नहीं है, ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों पे, मगर ये दोनों नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी और चंद्रमा तारा नहीं है, सूर्य तारा है। तो हमने देख लिया कि तारा और तारे की परिभाषा क्या होती है। अब हम देखेंगे कि तारा बनता कैसे है। अब आइए देखते हैं कि डेवलपिंग स्टेज ऑफ स्टार। तारा बनता कैसे है? अब देखिए तारा कैसे बनता है। सीधा अच्छा हेडिंग लिखें इस पे कि तारे का विकास, डेवलपिंग स्टेज ऑफ स्टार। ठीक है। अब तारा कैसे बनता है? जैसे कि मनुष्य छोटा होता है, फिर बड़ा थोड़ा सा होता है, फिर चलने फिरने लगता है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो मर जाता है। वैसे ही भी तारे भी बनते हैं। तारा पैदा होगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, उसके बाद फिर जाके वो मर जाएगा। तो तारा कैसे बनता है अब हम ये देखना शुरू करते हैं। तो पहले तो ये विरल गैस रहेगा, दूर विरल मतलब दूर दूर होता है, दूर ये गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। विरल गैस, ये दूर रहेंगे। फिर जब ये पास आना शुरू करेंगे ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण जब ये पास आना शुरू करेंगे तो ये थोड़ा सा घने हो जाएंगे, और जब घने होंगे तो अणुओं में घर्षण होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ऊष्मा हो जाएगी या फिर ये जलने लग जाएगा। और जब ये पास आ जाएगा तो इसे कहेंगे नेबुला या फिर निहारिका। इसे नेबुला या फिर निहारिका कहेंगे। तो यहाँ पे फिर
ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी। फिर ये जब जलने लगेगा, जल कर ये तारा बन जाएगा। जलकर यहाँ पर ये तारा बन गया। अब तारे में क्या रहता है कि जब ये तारा बनेगा तो ये प्लाज्मा की स्टेज में, इसमें जो चीज़ जल रही है वो प्लाज्मा की स्टेज में आ जाएगा। प्लाज्मा की स्टेज होता है ना पूरी तरीके से जला हुआ, मतलब ना ही पूरी तरीके से लिक्विड है ना ही पूरी तरीके से सॉलिड है। जैसे कि घी आप ले लेंगे तो उसे देखेंगे कि प्लाज्मा की स्टेज में रहता है। तो यही प्लाज्मा की स्टेज में जो भी ईंधन रहेगा वो इसमें प्लाज्मा की स्टेज में रहेगा और ये जलेगा। ये जलते जलते फिर आगे लाल दानों का रूप ले लेगा। लाल दानव, देखिए पहले गैसें दूर थी, फिर ग्रेविटी के कारण एक पास आई, जिसे हमने कहा कि नेबुला। नेबुला होता है या फिर निहारिका, हिंदी में निहारिका, इंग्लिश में नेबुला। उसके बाद ये तारा बन जाएगा। तारे में जो ईंधन होगा वो प्लाज्मा स्टेज में होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में परिवर्तित होती जाएगी और फ्यूज़न की प्रोसेस से, संलयन की क्रिया से इसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदल जाएगा। उसके बाद फिर ये लाल दानव हो जाएगा। अब लाल दानव के बाद चीज़ें डिसाइड होंगी चंद्रशेखर लिमिट से कि ये आगे जाके क्या बनेगा। आगे जाके ये श्वेत वामन बनेगा या फिर सुपरनोवा बन जाएगा। ये कैसे डिसाइड होगा, ये चंद्रशेखर लिमिट से डिसाइड होगा। तो यहाँ जाने से पहले हम ये जान जाएं कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है। तो यहीं पर हम जानते हैं कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है। चंद्रशेखर लिमिट CCB, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। यहाँ पे पढ़ेंगे हम चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट यानी कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, क्योंकि लाल दानों के बाद चंद्रशेखर सीमा ही है जो डिसाइड करेगी कि ये सफ़ेद वामन बनेगा या फिर सुपरनोवा बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, क्वासर बनेगा, पल्सर बनेगा, उसके बाद ब्लैक होल जाकर बनेगा, या फिर श्वेत वामन बन के ये काला वामन बन जाएगा। देखते हैं चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है। 1.44 गुणित सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान जितना है उसका 1.44 के बराबर जब कुछ कर देंगे तो वो चंद्रशेखर लिमिट आ जाएगा। यानी कि सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसका 1.44 चंद्रशेखर लिमिट के बराबर होता है। तो अब यहाँ देखेंगे, अगर 1.44 गुणित सन, सूर्य के 1.44 से छोटा है कोई तारा, अगर लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के 1.44 से छोटा हो गया तो वो जाके श्वेत वामन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्वेत वामन। इसे अंग्रेजी में कहेंगे वाइट ड्वार्फ, DWARF, वाइट ड्वार्फ। 1.44 सूर्य के 1.44 द्रव्यमान से यदि छोटा हुआ तो वो जाके श्वेत वामन बन जाएगा। और जब ये श्वेत वामन चमकना छोड़ देगा तो काला वामन बन जाएगा। काला वामन यानी कि ये बन जाएगा आपका ब्लैक ड्वार्फ। ठीक, ये आपका हो गया पहला केस। लाल दानव के बाद 2 केस होता है। पहला केस आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा केस, अब यहाँ छोटा हो गया तो ये बड़ा होना चाहिए। 1.44 सूर्य का जो द्रव्यमान है उससे बड़ा, उससे बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो वो जाके सुपरनोवा बन जाएगा। वो क्या बनेगा? सुपरनोवा बन जाएगा। सुपरनोवा बन जाएगा। 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से बड़ा होगा तो वो जाके सुपरनोवा बन जाएगा। सुपरनोवा में क्या होता है, आयरन के कुछ कण होते हैं जो इसे कंप्रेस करेंगे और यहाँ पे ब्लास्ट होगा, तो इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, ब्लास्टिंग स्टार। ब्लास्टिंग स्टार, विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, इसे विस्फोटक तारा कह देंगे। अब इसके बाद इसमें विस्फोट होगा
तो विस्फोट होने के बाद ये बन जाएगा आपका न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार में ही आपका पल्सर हो जाएगा, पल्सर और क्वासर हो जाएगा। क्वासर क्या है? क्वासर ये अंतिम स्टेज है स्टार का अंतिम स्टेज है स्टार का। इसके बाद ये जाके ब्लैक होल बन जाता है, ब्लैक होल। तो लाल दानों के बाद दो कंडीशन, श्वेत वामन बनता है, फिर चमकना छोड़ेगा तो काला वामन। दूसरा कंडीशन, जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से बड़ा हो जाएगा तो सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा में आयरन के कण होते हैं जो कि कंप्रेस करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे जो अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा और वो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होके न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा, बन जाएगा न्यूट्रॉन। इसे ब्लास्टिंग स्टार भी कहते हैं, इसमें आयरन के कण होते हैं। तो ब्लास्टिंग स्टार जाके इसमें न्यूट्रॉन स्टार बना। न्यूट्रॉन स्टार में पल्सर क्वासर हो जाएगा। क्वासर जो है वो अंतिम स्टेज होता है स्टार का, उसके बाद वो जाके ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये लाल दाना वगैरह बहुत चीज़ों को वो ये अपने आप में खींच लेता है। इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये प्रकाश भी अपने आप में से गुजरने नहीं देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि तारे का विकास कैसे होता है और तारा कहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहले दूर दूर रहेंगे गैस के मॉलिक्यूल, फिर ग्रेविटी के कारण ये एक पास आते हैं जिसे नेबुला या निहारिका कहते हैं। फिर ये तारा बन जाएगा। तारे में जो ईंधन है वो प्लाज्मा की स्टेज में रहता है और इसमें लगातार आग जलता रहता है। और ये लाल दानव जो है ये बड़ा हो जाता है। जब यहाँ का ईंधन समाप्त होने लगता है, ईंधन जब समाप्त होने लगता है, ईंधन समाप्त, तो वो लाल दानव बनता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। उसके बाद फिर लाल दानव के बाद दो कंडीशन आती हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से यदि छोटा है तो वो श्वेत वामन बनेगा और जब चमकना छोड़ देगा तो काला वामन बन जाएगा। और जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से बड़ा है तो वो सुपरनोवा बनेगा। इसे ब्लास्टिंग स्टार कहते हैं। इसमें आयरन के भी मॉलिक्यूल होते हैं और कंप्रेशनल फोर्स लगता है जिससे ये ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद ये न्यूट्रॉन स्टार बनता है। फिर इसमें कैटेगरी के तारे, कुछ कैटेगरी के तारे बनते हैं जैसे पल्सर, क्वासर। और क्वासर जो है वो अंतिम स्टेज होता है स्टार का। पल्सर तारा जो होता है वो चमकता है, फिर बुझेगा, चमकेगा, बुझेगा, चमकेगा। जैसे कि बल्ब लेंगे, लपलुप, हमारे गांव में लपलुप कहते हैं। कोई चीज़ अगर जल के बंद हो रही है लगातार प्रक्रिया को। तो पल्सर स्टार क्या होता है, पहले जलेगा, फिर बुझेगा, जलेगा, फिर बुझेगा। उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार जो है वो ब्लैक होल बन जाता है। चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 के बराबर हो जाएगा तो वो चंद्रशेखर लिमिट बन जाएगा। और चंद्रशेखर जी ने ही ब्लैक होल की खोज की थी, ब्लैक होल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ें। इसी में एक चीज़ आपको और लिख दिया जाए कि सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है। सबसे चमकीला तारा उसे कहते हैं साइरस या फिर साइरस या फिर डॉग स्टार। तो यहाँ पर आपका तारे वाला चैप्टर समाप्त हुआ कि कैसे तारा बनता है और उसका विकास कैसे होता है, तारा क्या होता है। अब हम अगली चीज़ पढ़ेंगे गैलेक्सी।